टाइम हो गया, वो एक हलाक हुआ था। हम लोग वहाँ पे खड़े रहे तो फिर रेंजर्स की बहुत सारी मोबाइलें आ गई थी। वहाँ पे रेंजर्स वालों से मुकाबला हुआ तो एक वो पुलिस वाले मारा था। उसके बाद फिर हम लोग सब वहाँ से पीछे से पीपल्स गार्डनिंग चुरंगी से निकल के भागे और एस ब्लॉक में आके उन्होंने बना ली थी। मुकाबले में कितनी हलाकतें हुई थी? हमारा एमके में कोई लड़का नहीं मरा था और अखबार के अंदर जो पता चला था कि वो एक जो है पुलिस वाला जो है वो जी वो शहीद हो गया था। शहीद हुआ था जी। ये वहाँ क्या क्या फिर पहला भी क्यों इस तरह वो किया आपने कि फिर पहला भी ऐसा ये जो आपने ये किया है एम्बुश किया या वहाँ हमला किया, क्या पुलिस ने पहले फायर किया था या आप लोगों ने किया? ये फहीम बॉर्डर ने बाकायदा प्री प्लान सबको बुलाया था वहाँ पे हमला करने के लिए और पुलिस आपको फहीम कुमारों ने कुछ तो बताया होगा कि भी ये क्यों? फहीम कुमारों का इतना रोक था हम लोगों के ऊपर कि हम लोग जो है वो उसकी किसी बात पे ना नहीं करते थे कि बस जो बोल दिया वो करना है, उसके साथ करना है। लेकिन आप ये तो समझोगे नहीं क्यों कर रहा है, ये किसके कहने पे कर रहा है? फहीम कमांडो पहला लड़का था जो सबसे पहले दहशत जो फैला रहे थे उनके अंदर फहीम कमांडो पहला लड़का था जिसका लंदन से रब्ता हुआ था। लंदन से लंदन के भी लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो उसको आप अल्ताफ से समझे कि बस हम मुँह से निकल जाते हैं लंदन की। हमारी आदत अपने आपस में जब लोग सॉन्ग लड़के बैठते थे तो लंदन बोलते थे, लंदन से मुराद हमारी अल्ताफ हुसैन या उसका पॉलिटिकल सेक्रेटरी नदीम नुसरत होता है। अगर मैं कहीं लंदन इस्तेमाल करता हूँ तो आप उसको लंदन लफ्ज़ का अल्ताफ हुसैन मिले, हमारा कोड नेम है ये। क्या नाम बताया आपने दूसरा अल्ताफ हुसैन के अलावा? ये अल्ताफ हुसैन का पॉलिटिकल सेक्रेटरी है नदीम नुसरत। अच्छा, वो क्या करते हैं? ये कहने को तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है कि पॉलिटिकल एडवाइस वगैरह दे, लेकिन जितना भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं और जो टारगेट किलिंग वगैरह के जो नाम आते हैं, अगर अल्ताफ हुसैन खुद नहीं देता है, बाद में वो खुद देता है अपने जो बड़े करने वाले लोगों को द्वारा खुद देता था, नहीं तो दूसरी जगह नदीम नुसरत देता है। और जिस वक्त नदीम नुसरत जायज़ देता है तो वो कॉन्फ्रेंस रूम पर फोन करता है कि एक लाइन पर अल्ताफ हुसैन होता है और एक लाइन पर नदीम नुसरत होता है। क्या आया कि अल्ताफ हुसैन ये देखता है, अल्ताफ हुसैन के साथी में एतमाद नहीं है क्यों हर काम में खुद देखता है कि आया मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ ये सामने वाले को सही पहुंचा रहा है या नहीं। तो फोन वगैरह पे आवाज़ रिकॉर्ड होने के डर से कराची के अंदर अक्सर अल्ताफ हुसैन खुद रिकॉर्ड अपनी आवाज़ में नहीं करवाता मैसेज, तो दूसरे फोन में खुद होता है, दूसरे बोलता है कि मैसेज दो, तो मैसेज आता है जो किसको मारना है, कहाँ मारना है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऐसे कि जैसे एक फ़ोन पर जो है वो एक लाइन पे दो फ़ोन होते हैं, एक अल्ताफ हुसैन सुन रहा है और एक पर नदीम नुसरत जो है वो दे रहा है। एक ही लाइन, एक फ़ोन पे एक लाइन पे दो फ़ोन होते हैं। अच्छा, चलिए इसके बाद के अंदर CIA के एक DSP थे हकीमुल्लाह खान तनोली, तो डॉक्टर इरफान हमारा एक सेक्टर मेंबर था। MK में मरकज़ी रहनुमा इबादुर रहमान का भाई डॉक्टर इबादुर रहमान, इसमें बकाई इंस्टीट्यूट और बकाई मेडिकल कॉलेज से ये MBBS कर रहा था। तो सलीम बलोच के साथ वो आया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे DSP है CIA के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। हम लोगों को जो बताया उन्होंने यकीन किया कि यहाँ से कह रहे हैं और तो कहने लगे हमने उनका घर वगैरह निकाल लिया, उसको मारना है गुलशन में। उन्होंने टाइम बताया कि सुबह 9:30 से 10 बजे के दरमियान जो है ये निकलता है अपने घर के लिए। तो उनके कहने पे उन्होंने हमें घर दिखाया, मैं, सलीम बलोच और सलमान हैदर और यूसुफ रिजवान, उस रिजवान कमांडो जो कहीं कमांडो के साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अच्छा एक मिनट, उसके घर का आप लोकेशन बता दें कहाँ है? ये डिस्को बेकरी है जी। ये डिस्को बेकरी से जो रोड ऊपर की तरफ जा रही है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ, तो बीच में उनका मकान पड़ता है। कैसा मकान है? अब इस बात को 4 साल हो गए, मकान की लोकेशन जरा पूरा मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन बेहतरीन बेंगलो है या बेंगलोर टाइप का मकान है। 400 गज की, मेरा जो ज़्यादा मुझे याद है कि 400 गज का मकान था। 400 गज के ऊपर बड़ा मकान है जी। छोटा है या बड़ा है? और टाइल्स इसकी दीवारों पर टाइल्स लगे हुए, बड़ा मकान है। अच्छा, फिर आगे बढ़े क्या हुआ? तो फिर इफ़ाद जो है वो चूँकि हम लोग तो नहीं पहचानते थे हकीमुल्लाह खान तनोली को, तो उसके घर के सामने इफ़ादुर रहमान खुद खड़ा हुआ थोड़ा सा आगे और उसने इशारा दिया कि जब अपना सर खुजा हुआ शर्ट निकालो तो समझ लो कि आप लोग तैयार हो जाओ। तो इफ़ादुर रहमान खुद खड़ा हुआ था। आगे जब उसकी गाड़ी आई तो इसने शर्ट निकाली, उन्होंने इशारा देखा, शर्ट निकाली, शर्ट उतारी, शर्ट यूँ करके बाहर निकाली, पेट से बाहर निकाली कि जैसे इशारा दिया कि टारगेट तुम्हारा आ गया, शुरू हो जाओ। फिर उसकी गाड़ी निकली, जैसे ही वो यूनिवर्सिटी रोड पे पहुंची है मेन रोड पर, तो वहाँ पे उन्होंने कोने से बुश लगा के फायरिंग की थी, जिसमें मैं, सलमान हैदर, सलीम बलोच और यूसुफ रिजवान शामिल थे। और हकीमुल्लाह खान तनोली खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मोबाइल थी वाइट कलर की,
اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہی ایکسپائر ہو گئے. اچھا کس اسلحہ کس کے پاس تھا؟ اسلحہ چاروں کے پاس تھا. چاروں کے پاس ایک ایک کلاشنکوف تھی جی جی. جس انہوں نے فائر مارے تھے. یہ کلاشنکوف کہاں سے لائے تھے؟ یہ کلاشنکوف وہی کلاشنکوف جو 90 سے سلیم بلوچ نے لی تھی اور یہ سلیم بلوچ ہم لوگوں ہینڈ اوور کرتا تھا سب کے. 90 پہ جو لندن سے فنڈ آتا ہے خاص طور پہ دہشت گردوں کے لیے پیسہ آتا ہے کہ آپ ان کا ہتھیار خرید کے مختلف سیکٹروں میں مختلف لڑکوں کو بانٹیں جن سے وہ دہشت گردی آنے کاروائی بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے مکمل کر سکیں. 90 پہ سب چیزوں کو دیکھتا تھا. اس زمانے میں انیس خان خانی حیدرآباد کا دونوں آرگنائزر تھا لیکن وہ کراچی کے اندر رہتا تھا اور انیس احمد ایڈوکیٹ یہ میرپور خاص سکھر کا تھا لیکن یہ بھی کراچی کے اندر سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا. ذوالفقار حیدر یہ پہلے سیکٹر انچارج رہا ہے شاہ فیصل کالونی کا اور ایم پی اے ہے. یہ تینوں جو ہیں سب سے بڑے تھے تو کراچی کے اندر ان چیزوں کو دیکھتے تھے. اور کراچی سے باہر جو لندن کے اندر ندیم نصرت ڈاکٹر انور اور صفدر علی باقری جس کو ہم لوگ ڈاکٹر علی کہتے ہیں یہ لوگ ان سب معاملات کو دیکھ رہے تھے. کراچی میں یہ لوگ ڈیل کر رہے تھے اور ان لوگوں کو جو فردر ہدایتیں ملتی تھیں ان ہدایتوں جو ڈائریکٹ لوگوں کو ملی اس کے علاوہ جو فردر ہدایتیں تھیں وہ ان لوگوں کے ذریعے کراچی لوگوں کو ملتی تھیں اور ان لوگوں کو لندن دیتا تھا ہدایت. لندن سے مراد الطاف حسین اور پولیٹیکل سیکریٹری. کیا کسی وعدات میں یہ لوگ شامل رہے آپ کے لوگوں کے ساتھ یا ان کے کہنے میں سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ لوگ ہمارے ساتھ وارداتوں میں شامل نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ لوگ تو بھائی مرکزی رہنما ہے بڑے مطلب جو اپنا کوئی بہت بڑا فرعون حکم دینا جانتے ہیں یہ لوگ اور استعمال کرنا جانتے ہیں لوگوں کو. یہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتے. اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ پکڑے بھی جائیں تو ان کے اوپر کیس نہ بنے. یہ اپنے آپ کو اس طرح چلاتے ہیں حالانکہ سب کرتا دھرتا سب لوگوں کو کیسز دینے والے. اگر ہم قتل کر رہے ہیں تو ہمارا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ہم سے کوئی قتل کروا رہا ہے. گویا یہ قتل وہ کرواتے رہے سارے ہم لوگوں کو نام انہیں لوگوں کے تھرو ملتے رہے. نہیں اس کے پیچھے محرک کیا تھا قتل کیوں کروا رہے؟ اس کے محرک جو تھا وہ یہ تھا کہ کراچی کے اندر اتنا وائلنس پھیلا دیا جائے کہ بزنس مین جو باہر سے آ کے یہاں پہ اپنے انڈسٹریز لگا رہے ہیں. کراچی ایک بہت بڑی بین الاقوامی منڈی بھی کھلا ہے کہ لوگ بڑی بڑی انڈسٹریاں لگانے پہ انڈسٹریز سے کہ اپنی بڑی پورٹ ہے نیشنل پورٹ دنیا کے اندر کراچی کی پورٹ ٹرسٹ ہے. اتنی اچھی نیشنل پورٹ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا بھر کا شپ یہاں کے لگتا ہے. ایک بہت بڑی ریونیو جو ہے ایک ایکٹ کے مطابق پاکستان کا 70% ریونیو جو ہے وہ کراچی دیتا ہے. ٹیکس کراچی ادا کرتا ہے اور اس 70% میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے صرف کیپٹی ادا کرتی ہے. ٹیکس کا جو ریونیو جو آتا ہے کیپٹی سے آتا ہے. تو بہت امریکن فرمیں لانچ ہو رہی تھی ادھر. جیپنیز فرمیں جو موٹر گاڑی وغیرہ جس طرح انوپاک کی ہے ٹویٹا کی لگی ہوئی ہیں. ان لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ یہاں سے تمام اتنا زیادہ وائرس کر دیا کہ غیر ملکی جتنا بھی ہم سرمایہ آ رہا ہے یا اپنی جو فیکٹریاں یا اپنی انڈسٹریز لگا رہے ہیں وہ سب گھبرا کے پاکستان سے بھاگ جائیں اور معاشی طور پر اکنامیکلی جو ہے پاکستان کمزور ہو ٹوٹے. بار بار اسٹرائکنگ کرنے کا مقصد بھی ہوتا تھا ایم کے ایم کا کہ ایک دن کے اندر کئی ارب روپے کا گورنمنٹ نقصان ہوتا ہے ایم کے ایم کی ہڑتال سے. تو کنٹینیوسلی ہر ہفتہ انہوں نے بیچ میں پھر ایک اس طرح کر دیا کہ ہفتے میں 2 ہی ہڑتالیں اور ایک ہڑتال انہوں نے کنٹینیوسلی کر دی تھی جو کئی ہفتوں تک چلی ہیں کہ ہلکے اکنامیکلی طور پہ کراچی کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے کہ خود بخود جو ہے کراچی پاکستان اتنا غریب ہو جائے یا اتنا ٹوٹ جائے کہ دوسروں کا محتاج ہو جائے. بالکل اپنے پاؤں پہ ہم کبھی کھڑے نہ ہو سکیں اور جو چاہے اتنا غریب کر دو پاکستان کو کہ جو چاہے آگے پہ قبضہ کر لے اور موٹر ڈیفینس کرنے کے قابل نہ آئے. نہیں آپ تو باشعور آدمی ہو بھی کام کیا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہوتا رہا؟ یہ کس کے کہنے پہ یہ لوگ کرتے رہے تھے؟ کیا مفادات تھے اس کے پیچھے؟ یہ فکری نشستیں وغیرہ ہوتی تھیں جو الطاف صاحب خود لیتا تھا 90s تک جب تک تھا یہاں پر. تو اس وقت میں اور فکری نشستوں میں ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے. ہم لوگ چھوڑے تھے اس وقت جو حلف یافتہ تھے 90s میں وہ جا سکتے تھے. تو الطاف صاحب نے تمام بریفنگیں خود دی ہیں. شروع سے دیتا آ رہا ہے کہ آرمی کے خلاف لڑوانا اور ملک سے دشمنی ملک سے نفرت پاکستان میں بسنے والی باقی 4 قوموں سے نفرت. ہر پہلے پری پلان جو مہاجروں کو جو مہاجر قوم ہے پری پلان جو ہے اس کا جھگڑا پٹھانوں کے ساتھ کروایا گیا جبکہ پٹھانوں سے اس سے پہلے 47 لے کے پٹھانوں کا مہاجروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا. مل بانٹ کے رہتے تھے. پھر جب ان سے نہیں ہوا تو پھر انہوں نے لسانی فساد سندھیوں سے کروائے پنجابیوں سے جھگڑا کروایا زمان کی کریش پہ کہ پورے پاکستان میں انہوں نے ایسا کر دیا کہ 4 قوموں سے نہ جو پاکستان ہونے کے بعد جو لوگ یہاں پر آ کے آباد ہوئے ہندوستان جب بنا تو مسلمان اس پہ بنا تھا جو وہاں کے مسلمان یہاں پہ آ کے آباد ہوئے
उन लोगों को बाकी 4 कौमों से बिल्कुल अलग तस्वुर करवा दिया कि आप बिल्कुल इंचार्ज से अलग हो, बाकी 4 कौमें जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत हमें सलूक कर रही है। ये हमारे ध्यान में बात बैठा दी गई थी कि हम नफरत करने लगे बाकी 4 कौमों से। तो हम ये चाहते थे कि हम एक कौम, अल्ताफ खान की लिखनी थी कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक कौम अपने एक अलग हिस्से में रहें जहाँ पे हम ही लोग हों, हमारी अपनी ज़मीन हो, हमारी अपनी आर्मी हो, हमारी अपनी पुलिस हो, हमारा अपना गवर्नर हो, अपना वज़ीर आज़म हो, अपना सदर हो। जो साफ बात यह है कि वो चाहते थे कि हम अपनी अलग स्टेट लेके आज़ाद हो जाए। इससे आगे क्या हुआ, इसके आगे बढ़ा? फिर 1995 का रमज़ान ईद आई। ईद के फौरन बाद मैं, यूसुफ रिजवान, सलमान हैदर और सलीम बलोच जो हिदायत भी खुद देता था और आज इस गेम में हमारा साथ भी था, हम लोगों ने नाज़ाबाद नंबर 2 पे मुल्ला रहमत को हलाक किया था। मुल्ला रहमत कौन है? मुल्ला रहमत एक हकीकी का आदमी था, लड़का था हकीकी का, और इसने वहां पर इनके माले जो लोग थे, जो हमारे पास जो ब्रीफिंग आई कि इसको मारो, इससे इनके मालों का रहना मुश्किल किया हुआ है और बड़ा खतरनाक लगा, इसको मार दो तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। तो हम लोगों ने वहां पे इसी गाड़ी के पीछे चेस करके इसको फायरिंग करके हलाक कर दिया था। ये किसके कहने पे किया था? ये सलीम बलूच को 9-0 की हिदायत मिली थी। 9-0 को जाहिर सी बात है लंदन 9-0 लंदन ब्रीफिंग भेजता है, फिर लंदन से वापस आता है अप्रूवल के, इसको मार दो। फिर सलीम बलूच ये अप्रूवल लेकर आया था कि इसको मारना है, तो जाके फिर हम लोगों ने वापस को मारा था। अच्छा, उसके बाद इसके बाद फिर इसके बाद से बकरीद आई थी, तो हम लोग खाने जमा कर रहे थे। ये मैंने बताया कि खाने जमा कर रहे थे। फिर वो हुआ, फिर इसके बाद ये है कि कार्रवाइयों में जितनी भी थी सब बता रहा हूँ जो जो याद आती जा रही है। तो सीक्वेंस आगे पीछे के बाद में 97 का केस है, तो बाद में 95 का है, लेकिन केस सारे हमारे हाथ हो गए। इसी तरह 97 के अंदर मैं असद और राशिद अख्तर उर्फ शेख नाइजीरिया के लड़का था, लाहौर के अंदर बैंक रॉबरी के अंदर ये पुलिस काउंटर में हलाक हो गया था बैंक रॉबरी करते हुए एट द पॉइंट। ये 98 में मरा है राशिद अख्तर। लंदन से नजीब नुसरत के पास फोन आया, अल्ताफ खान भी लाइन पर था। अल्ताफ खान ने बोला कि नजीब नुसरत से बात करो, ये कुछ कह रहे हैं, ये काम करो। नजीब नुसरत से फिर बात शुरू हुई, तो मुझसे उन्होंने बोला कि 2 नाम दिए उन्होंने मुझे। एक नाम एजाज शफी जो कि मुस्लिम लीग के MNA हैं, और एक नाम उन्होंने दिया मलिक शाहिद आमिर। मैंने कहा मलिक शाहिद आमिर करने के भी नाम लिखा था, ये कौन साहब है? तो कहने लगे ये KC के MD होते हैं और रहते बिजली के मसले मसाला वो हल कर लो। फुल लोग खुल के नहीं बोलते, इस तरह कोर्ट चलते हैं जो लोग समझ जाते हैं क्या है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने रैकी की थोड़ी सी ये पता चला कि इनका घर जो है वो डिफेंस में है। तो एक दिन सुबह हम लोग जो इनकी टाइमिंग नोट की 8:30 से 9 बजे के दरमियान निकलते हैं, तो मैं राशिद अख्तर, असद और असद निकले। दोस्त फैज मार गल्ला गाड़ी थी हमारे पास, हम लोगों ने वहाँ पे जाके खड़ी की। उनके घर से 2 इंटरेक्ट निकलती थी। जब उनकी गाड़ी खत्म हो रही थी घर से निकलने के बाद, तो वहाँ से गाड़ियाँ तो सीधी जाती है, लेफ्ट हैंड में मुड़ती है, हमने दोनों की गाड़ियाँ कवर की हुई थी। जब गाड़ी सामने आई तो मैंने और असद ने फायर मारे, तो ड्राइवर ने हम लोगों को देख लिया था कि मैं फ्लैश हम लोग फायर मारे, उसने गाड़ी लेफ्ट हैंड की साइड घुमाई है। तो दूसरी तरफ जहाँ से भाग रहे थे वहाँ पे अथर और राशिद अख्तर खड़े थे, गाड़ियों के बिल्कुल सामने। उन्होंने गाड़ी को फायर मारे, गोली लगी। एक तरफ से मैं और असद फायर कर रहे थे गाड़ी के ऊपर से, एक तरफ से अथर और राशिद अख्तर। गाड़ी वहाँ पे कचरा कुंडी है, उसको जाके लगी, और राशिद अख्तर ने करीब जाके, ये लोग पहले जख्मी हालत में थे या मर चुके थे, गाड़ी में कभी करीब जाके मजीद गोलियां मारी, गाड़ी में भागते हुए आए और हम लोग वापस आ गए। ये MD थे। अच्छा, जब हमने नजीब से पूछा था कि क्यों मरवा रहे हो आप? नहीं, आप पहले ये बताइए कि इसके घर की रेकी किसने की, ये घर का एड्रेस किसने बताया? राशिद अख्तर चूँकि लाइब्रेरी में रहता था और डिफेंस लिफ्टन में हम लोगों से बड़ी एज का था, डिफेंस लिफ्टन में बहुत से लोग जाने वाले थे, तो वहाँ से इसने रुक के पूरा इसके टाइमिंग वाला राशिद अख्तर ने निकाली थी। ये उसके जिम्मे काम था। बताया गया था हम लोगों को कि उन्होंने फिर नजीब हुसैन मुझसे बोला कि आपको फर्दर हिदायत जो है आपको जुल्फ़िकार हैदर दे देगा। जुल्फ़िकार हैदर